हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्रमिक विधियों की, लेबर लॉस के पढ़ने के हमारी लेक्चर सीरीज में जो सबसे पहला अधिनियम पढ़ना हमने प्रारंभ किया है वो है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। आज के लेक्चर से मैं अपने चैनल पे एक नई चीज शुरू कर रही हूँ। वो ये है कि जब भी मैं आपको लेबर लॉस के लेक्चर इस एक्ट से पढ़ाऊंगी, यानी कि जो एक्ट हमारे सिलेबस में दिए गए हैं एलएलबी के, उससे पढ़ाऊंगी, तो मैं साथ में ही प्लस करके आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके नए कोड बनाए गए हैं, आपके 4 कोड, जो कि आपको जरूर पता होगा कि आपके लेबर लॉस के 44 अधिनियम को मिला करके 4 कोड बनाए गए हैं नए। ये आपका 19 और 20 में बन के तैयार हुए हैं। तो इन कोड्स में कुछ प्रोविजन, मतलब यही सारे अधिनियम हैं, लेकिन इनमें जैसे बहुत सी डिफिनेशंस आप देखेंगे कि एक जैसी है। जैसे ये आयुक्त की डिफिनेशन दी है तो आपको लगभग सारे ही एक्ट में आयुक्त की डिफिनेशन मिलेगी। तो उस कोड में क्या किया गया है कि एक ही आयुक्त की डिफिनेशन सारे कोड के लिए अप्लाई कर दी गई है। तो इस तरीके से सारे कोड को, सारे अधिनियम को एक में समाहित कर दिया गया है, जो एक जैसे स्वभाव के हैं, एक जैसे प्रोविजन रखते हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी की हम बात करें, उसमें जैसे प्रतिकर अधिनियम है, ये क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमने इस चीज को डिस्कस किया था। साथ में अगर हम देखें तो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट भी क्या करता है, माफ कीजिएगा, मतलब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी क्या करता है, वो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से और भी जितने आपके एक्ट हैं इससे संबंधित जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उन सबको मिला करके एक कोड बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो आज से हम जो भी लेक्चर पढ़ेंगे उसे हम पढ़ेंगे साथ में मिला करके, यानी कि आपके इसी अधिनियम के साथ साथ आपको मैं पढ़ाऊंगी वो कोड भी, जो कोड आपका 2020 में बनके तैयार हुआ है। क्योंकि इस बात की बहुत संभावना है कि अभी आप तो ये एक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी कोड लागू हो जाएगा और उस सिचुएशन में आपको नए प्रोविजंस की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आज से मैं इस नए चीज को स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। मैं एक एक सेक्शन आपको पढ़ाऊंगी और सेक्शन वाइज जो भी चेंजेस हुए हैं आपके नए कोड में, उसे मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें करने के बजाय हम आ जाते हैं सीधे अपने अगले सेक्शन पे। अब तक हमने पढ़ा है सेक्शन 4, जो कि बताता है कि किस तरीके से प्रतिकर का जो अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है। यानी हमने देखा था कि प्रतिकर की रकम कैसे देखते हैं। तो 4 बातें हमने डिस्कस की थी कि कोई भी एक्सीडेंट का क्या रिजल्ट आ सकता है। या तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या उसको स्थायी पूर्ण निशक्तता हो सकती है, या उसको स्थायी आंशिक निशक्तता, या फिर अस्थायी निशक्तता हो सकती है। उसी के आधार पर अलग अलग अमाउंट भी दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एक बार कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड हो गया है तो उसके बाद में उसे किस तरह से दिया जाना है, और अगर उसको देने में एम्प्लॉयर कोई भी गलती करता है, नहीं देता है, तब वहां पर क्या प्रोविजंस है, हम आज इसकी बात करेंगे। तो अपने वादे के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको नए कोड के साथ में पढ़ाऊंगी, तो आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में आपका ये पोर्शन, यानी आपका सेक्शन 4A गवर्न होता है सेक्शन 77 के अंतर्गत। यानी जो सेक्शन आपका 4A है आपके नए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, वही सेक्शन 77 बात करता है। ठीक है, जहां पे जो चेंजेस है मैं आपको यही बताते चलूंगी। इससे फायदा ये होगा कि आप सिर्फ एक ही क्लास में दोनों एक्ट पढ़ लेंगे, यानी अधिनियम भी पढ़ लेंगे, और इसमें जो नए चेंजेस करके गवर्नमेंट ने नए प्रोविजंस लागू किए हैं वो भी आप तुरंत के तुरंत ही पढ़ते चले जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन 4A की। शोध हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम की दशा में क्षति। धारा 4 के अधीन प्रतिकर शोध होते ही दे दिया जाएगा। यानी जैसे ही प्रतिकर डिसाइड हो जाएगा कि कितना प्रतिकर देना है एक एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉय को जो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, ऑक्यूपेशनल डिजीज का शिकार हुआ है, उस सिचुएशन में उसे तुरंत दे दिया जाएगा जैसे ही वो डिसाइड हो जाता है। जिन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिग्रहित नहीं करता है, यानी कि जितना बताया गया कंपनसेशन का अमाउंट कि आपको कंपनसेशन में मान लेते हैं कि
वैसे इतना कम होगा नहीं, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए 1,000 रुपए देना है। तो उस सिचुएशन में जितना अमाउंट वो एक्सेप्ट करता है कि हमें देना है, उतना अमाउंट तो वो तुरंत देगा। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दावा के विस्तार तक प्रतिग्रहित नहीं करता है। उसमें जिस प्रकार विस्तार तक दायित्व का प्रतिग्रहित करता है, यानी जितने अमाउंट के लिए वो एग्री है कि हाँ इतना अमाउंट तो हमें इस एक्सीडेंट में देना ही चाहिए, उतना अमाउंट क्या होगा कि उस पर आबद्ध कर होगा और वो उसका अंतरिम संदाय करेगा। प्रतिग्रहित करता है, उस पर अंतरिम संदाय करने के लिए वह आबद्ध होगा, यानी इतने के लिए वो बाध्य है कि जितने अमाउंट को वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ इस एक्सीडेंट में इतना अमाउंट देना चाहिए, उसे वो तुरंत देगा। और ऐसा संदाय कोई अतिरिक्त दावा करने के संबंध में कर्मचारी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि इसे अगर आयुक्त ने कहा कि 1,000 रुपए डैमेज देंगे, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा कि इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि हम 1,000 रुपए का डैमेज दें, तो हम उस सिचुएशन में हम 1,000 नहीं देंगे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ 700 का डैमेज ही बहुत है। मान लेते हैं एम्प्लॉयर ने इस चीज को कहा कि 700 का डैमेज देंगे, इतना ही चोट लगी है। मान लेते हैं थोड़ी सी चोट लगी थी, बाद में सही हो गई, तो फिर इसके लिए ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर 300 रुपए का अमाउंट एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसे देना चाहिए एम्प्लॉय को। तो 700 रुपए जब एम्प्लॉय को दे देता है और एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसा करने से एम्प्लॉय का बचे हुए 300 रुपए को वापस पाने का, उसे भी पाने का जो भी उसका अधिकार है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और एम्प्लॉय बचे हुए अमाउंट को वापस पाने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल रहता है, क्वालिफाइड रहता है। यही बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा संदाय कोई अतिरिक्त दावा करने के संबंध में कर्मचारी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति या तो आयुक्त के पास जमा कर दिया जाएगा या फिर कर्मचारी को दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी हमने देखा कि कंपनसेशन देने का क्या तरीका है, या तो आयुक्त के पास जमा कर देंगे या फिर उस एम्प्लॉय को दे देंगे जिसे डैमेज हुआ है और जिसे मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं, जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन शोध प्रतिकर को उसके शोध हो जाने की तारीख के 1 माह के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है, यानी यहाँ पे तो क्या कंडीशन हमें देखी कि उसने एक अमाउंट एक्सेप्ट किया कि इतना हम देंगे, बाकी का हम नहीं देंगे, वो सही नहीं है, उसके लिए उसने अपील किया, पर जितना अमाउंट उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ इतना अमाउंट तो देना चाहिए, सहमत है, तो उतने अमाउंट को वो तुरंत देगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि एक बार अगर प्रतिकर शोध्य हो गया है, उसके बाद अगर 1 महीने तक उसने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को या आयुक्त के पास वो पैसा जमा नहीं किया प्रतिकर का, वहां पर आयुक्त या निर्देश देगा कि नियोजक बकाया रकम के अतिरिक्त उस पे 12% प्रतिवर्ष की दर से या किसी अनुसूचित बैंक की उधार देने की अधिकतम दरों से अनाधिकृत ऐसी उच्चतर दर से जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शोध्य रकम पर विनिर्दिष्ट की जाए साधारण ब्याज का संदाय करेगा। देखिए यहाँ पर एक अंतर मिलता है आपको देखने को, नए कोड और पुराने कोड में, हम उसे यहीं पर समझते चलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे बताया गया है, यानी पुराने कोड आपके 1923 के कोड में ये चीज कही गई है कि बकाया रकम के अतिरिक्त उस पर 12% का प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लग सकता है। या दूसरी चीज क्या है, कोई भी अनुसूचित बैंक में जिस दर पे वो उधार देता है उसमें से दोनों में से, उससे ज्यादा नहीं लेकिन दोनों में से जो ज्यादा दर है, यानी जो उच्चतर है, यानी अगर जो बैंक लगाता है उधार, वो उधार पे जो लेता है इंटरेस्ट वो लेता है 15%, तो कितना लग सकता है इस पे जो है ब्याज 15% का। और अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बैंक जो भी है वो बैंक केवल 10% ही लगाते हैं, तो उस स्थिति में 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा बचे हुए जो भी पैसा नहीं दिया गया होगा उस पैसे पर। लेकिन आपका जो नया कोड है वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, यानी कि 12% प्रतिवर्ष की दर से या अनुसूचित बैंक की उधार देने की अधिकतम दर से, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि बात करता है यहाँ से कि केंद्र सरकार जितना भी अमाउंट अधिसूचना में बताएगी उतना अमाउंट का मतलब साधारण ब्याज का संदाय करेगा। यानी आपका जो नया कोड है वो 12% का और अनुसूचित बैंक में उधार देने की जो अधिकतम दर है इसका प्रोविजन खत्म कर देता है। आपके नए कोड में ये चीज नहीं दी गई है।
जो आपका सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, वहां पर ये चीज आपको नहीं मिलेगी। वहां आपको सीधे से सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि केंद्रीय सरकार जितना भी अमाउंट चाहेगी उतना अमाउंट बता सकती है और उतना ही अमाउंट साधारण ब्याज के रूप में संदाय होगा। साधारण ब्याज आप समझते होंगे, जहां पर टोटल अमाउंट के ऊपर जो ओरिजिनल टोटल अमाउंट है उसी के ऊपर ब्याज लगता है। वहां पे जो पुराना जो ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज से संदाय करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। नए कोड और पुराने कोड का अंतर भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। यदि उसकी यह राय है कि विलंब के लिए कोई न्यायोचित नहीं है, यानी आयुक्त की हमने बात किया कि 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है और उसने नहीं दिया है, और आयुक्त ये मानता है कि विलंब के लिए कोई कारण भी नहीं है, जो ओरिजिनल कारण हो, कोई युक्त संगत कारण, रीजनेबल रीजन नहीं है, या निर्देश देगा कि नियोजक बकाया रकम और उस पर ब्याज के अतिरिक्त, यानी जितना बकाया रकम है वो तो दे ही, साथ में क्या करेगा, जितने उस पे जो भी ब्याज लगेगा वो ब्याज देगा, और साथ में ऐसी रकम की 50% से अनाधिक अतिरिक्त राशि, यानी जितना भी था, मान लेते हैं कि टोटल 100 रुपए शोधित था, तो उस सिचुएशन में 50 रुपए तक का कोई भी दंड लगा सकता है। यानी ये नहीं, पक्का नहीं है कि 50 ही रुपए लगाएगा, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं लगाएगा। ये बात पक्की है कि 50% से अनाधिक ऐसी कोई भी रकम को अतिरिक्त शस्ति के रूप में, यानी दंड के रूप में लगा सकता है उस एम्प्लॉयर पे जिसने नहीं दिया है कंपनसेशन अभी तक। ठीक है, और ये सब कुछ हो कब रहा है, 1 महीना बीत चुका है, ये डिसाइड हुए कि कंपनसेशन का अमाउंट कितना है, देना है, लेकिन तब भी वो कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक देखिएगा, एक परंतु है। परंतु शस्ति के संदाय के लिए कोई आदेश खंड खा के अधीन नियोजक को यह हेतुक दर्शाने का युक्त संगत अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा कि उसने ऐसा क्यों ना किया जाए। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है, आपने जरूर जानते होंगे आप, जो आपके नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, नेचुरल लॉ है, वो क्या कहता है, दोनों पक्षों को सुनो। यानी यहाँ पर जब तक नियोजक को या हेतुक दर्शित करने का युक्त अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। पहले नियोजक से पूछा जाएगा कि ये बताइए कि आपने क्यों 1 महीने का समय बिता दिया और आपके ऊपर जो भी शोध्य कंपनसेशन प्रतिकर की रकम थी आपने क्यों नहीं दिया। अगर नियोजक कोई युक्त संगत कारण बता देता है, कोई न्यायोचित साबित कर देता है कि इस वजह से, और ऐसा लगता है कि हाँ आयुक्त को लगता है कि एक ऐसा कॉज है, ऐसा रीजनेबल रीजन है ये कि इस वजह से ये नहीं दे पाया, और ऐसा संभव होता कोई और भी होता तो नहीं दे पाता, उस स्थिति में उसके ऊपर कोई भी तरीके का ये वाला जो हमने बात करी है अनाधिक अतिरिक्त राशि के देने का दंड ये नहीं लगाया जाएगा। यानी उसको सुनवाई का अवसर देंगे, और अगर वो इस बात को साबित कर देता है कि उसके पास कोई ऐसा युक्त संगत कारण है जिसके कारण वो नहीं दे पाया है, तो फिर किसी भी तरीके का इस अतिरिक्त धन देने का दंड नहीं लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें आपके लिए स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन जैसे हमने बात किया कि जो आपका नया कोड है, नए कोड में जब ये बात ही नहीं कही गई कि जो भी अनुसूचित बैंक है वो जितना भी अपने उधार पे लेता है इंटरेस्ट, उतने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये वाले एग्जाम्पल का मतलब ये स्पष्टीकरण की भी वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके नए वाले कोड में ये वाला स्पष्टीकरण शामिल नहीं किया गया है आपके सेक्शन के अंदर, पर यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ आप पढ़ लीजिए। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, वहां पर आप में सेक्शन 77 में ये स्पष्टीकरण है ही नहीं, अनुसूचित बैंक का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। पढ़ लेते हैं। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित बैंक से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोविजन है, लेकिन ये आपके काम का ज्यादा दिन नहीं रहेगा क्योंकि आपके नए कोड में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आगे बात करते हैं 3 का। उपधारा 3 के अधीन संदेय ब्याज और सस्ती यथा स्थिति कर्मचारी या आश्रित को संदेय की जाएगी। यानी कि इसकी मतलब ये हो गया कि जो भी ब्याज होगा या जो भी जो है दंड का पैसा होगा वो किसको दिया जाएगा, या तो उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा, या अगर ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तो उस स्थिति में उसके आश्रित को
दिया जाएगा। आश्रित की परिभाषा आप बहुत अच्छी तरीके से पहले ही मेरी लेक्चर सीरीज में पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपको ये एक्ट को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ में आपका ये सेक्शन जो कि आपके नए कोड में 77 है और आपके पुराने अधिनियम 1923 में 4A है, पूरी तरीके से हमने पढ़ लिया है। इस अधिनियम से भी पढ़ लिया है और आपके नए कोड से भी पढ़ लिया है। तो आप निश्चिंत होकर के इस चैनल के साथ जुड़िए। ये चैनल आपके लेबर लॉस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।